कि शासन के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। डेमोक्रेसी, टोक्रेसी, ओलिगोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन था इतना व्यवस्थित था, इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना मैनेज्ड अगर शासन व्यवस्था था तो इसके पीछे कौन सी शासन व्यवस्था अस्तित्व में रही होगी। कि लोकतंत्र और गणतंत्र का मतलब थोड़ा सा अलग तो होता ही है। वो रॉयल फैमिली पहले से फिक्स्ड है, वही क्या होते हैं आगे जो भी सक्सेशन होता है उसी आधार पे वो डिसाइड रहता है। कुछ भी एकदम ठोस प्रमाण के साथ तो बोला ही नहीं जा सकता। द स्क्रिप्ट ऑफ IBC has not been deciphered yet. आप सामान्यतः जब भी आप राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हो, आप अगर वर्तमान परिदृश्य में देखोगे, इफ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि शासन के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। जैसे आपने सुना होगा डेमोक्रेसी, आपने सुना होगा ऑटोक्रेसी, आपने सुना होगा ओलिगोक्रेसी, आपने सुना होगा प्लूटोक्रेसी, अलग अलग प्रकार की क्रेसी, थियोक्रेसी जहां धर्म का शासन चलता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, शासन के आधार होते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन था इतना व्यवस्थित था। जब आप धीरे धीरे आगे पढ़ोगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि कितने अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीजें होती थी, और वो भी आज से कईयों हजार साल पहले की बात है। तो कभी भी किसी भी देश या राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो वहां के शासन व्यवस्था जो है वो सारी चीजों को क्या करती है, डिसाइड करती है। स्वाभाविक बात है। तो अगर इतना अच्छा शासन व्यवस्था था, इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना मैनेज्ड अगर शासन व्यवस्था था तो इसके पीछे कौन सी शासन व्यवस्था अस्तित्व में रही होगी। अगर हम बात करते हैं कौन सा, एक हम बात करते हैं कौन सा, जैसे हम बात करते हैं लोकतंत्र, और इसमें भी एक वर्ड डाल देते हैं गणतंत्र। हालांकि लोकतंत्र और गणतंत्र का मतलब थोड़ा सा अलग तो होता ही है। एक होता है डेमोक्रेसी और एक होता है क्या, रिपब्लिक। दोनों का मीनिंग थोड़ा सा अंतर तो है, वो आपको मालूम भी है। देखो डेमोक्रेसी का मतलब आप जानते हो कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल वाला मामला, जहां शासन का जो प्रमुख होता है वो बिल्कुल जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो भारत में बिल्कुल क्या है, डेमोक्रेसी तो है, ठीक है। लेकिन गणतंत्र का मतलब होता है जहां का राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द नेशन की अगर बात करें, उसको क्या किया जाता है, बाकायदा चुना जाता है। तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं उनका बाकायदा क्या होता है, इलेक्शन। ये अलग बात है, वो चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। लेकिन ब्रिटेन के साथ अगर हम अपना कंपैरिजन करें, जहां जिनका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव था, उनका और हमारे साथ सबसे बड़ा अंतर यही है कि ब्रिटेन जो है वो डेमोक्रेटिक तो है लेकिन वो रिपब्लिकन नहीं है, क्योंकि वहां का जो राष्ट्र प्रमुख होता है, मतलब जो होता है हेड ऑफ द नेशन, जो होता है, जो आप राज परिवार रॉयल फैमिली के बारे में बात करते हो, वो रॉयल फैमिली पहले से फिक्स्ड है, वही क्या होते हैं आगे जो भी सक्सेशन होता है उसी आधार पे वो डिसाइड रहता है। तो इस आधार पे अगर हम बात करें कि हम ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, डिस्पाइट, इसके बावजूद भी हमने हुबहू उनके उस शासन व्यवस्था को हुबहू कॉपी एंड पेस्ट नहीं किया। तो चलो वो सब तो अलग बात हो कि हम संविधान या हम राज व्यवस्था नहीं पढ़ रहे हैं ना, पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस संदर्भ में कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें, डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ, या बोल सकते हैं कौन सा, हाँ, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ IBC, तो हमको मालूम है कि अगर हम बेसिक अगर बात करें तो एक होता है लोकतंत्रात्मक और एक होता है गणतंत्रात्मक। तो लगभग अब हम इसको एक आधार पे भी अगर देखें तो अलग अलग विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में अलग अलग व्यू क्या के प्रस्तुत किया है, ठीक है। क्योंकि कुछ भी एकदम ठोस प्रमाण के साथ तो बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि आपको मैंने कहा ना कि उसकी लिपि आज तक पढ़ी जा ही नहीं सकी है। तो आप उसके बारे में एकदम सटीक और एकदम एक्यूरेट, आप कोई भी प्रकार के, मान लो आप अगर मतलब हाइपोथेसिस अगर आप बनाते हो तो आप कैसे बनाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें, अलग अलग विद्वानों, जैसे लिखोगे हंटर ने क्या कहा, ठीक है, अलग अलग विद्वानों के नाम लिखोगे, सब चार मैंने प्रमुख विद्वान के नाम लिखोगे, लगभग मोर और लेस कुछ अंतर के साथ वो लगभग एक ही प्रकार की क्या की बात किए हैं। जैसे किसी ने कहा कि वहां प्योर क्या था,
लोकतंत्रात्मक था। लोकतंत्रात्मक दैट इज जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी, उसका मतलब ही होता है कि जो भी शासन का प्रतिनिधि था, जो भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रूलिंग सिस्टम था, उसका बाकायदा क्या होता था, चुनाव होता था। लेकिन ये सब हाइपोथेसिस है, क्योंकि अगर उसके बारे में अगर पढ़ा जा सकता था तो हम एक बहुत ही सर्टेन वे में कह सकते थे ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसकी लिपि तो आज तक पढ़ी ही नहीं जा सकी। द स्क्रिप्ट ऑफ आईवीसी हैज स्टिल नॉट बीन डिसिफर्ड येट, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए कोई भी बात जो है एकदम सर्टेनिटी के साथ कही नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी जैसी व्यवस्था का अनुमान हमको हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द हाइपोथेसिस, उस आधार पे कहा जा सकता है कि वहां लोकतंत्रात्मक व्यवस्था शायद, प्रोबेबली की बात करें, वहां रही होगी। और जब भी आप लोकतंत्रात्मक की बात करेंगे तो ऑब्वियसली मतलब शासन का जो प्रतिनिधि है वो चुना जाएगा। मोनार्कियल सिस्टम अर्थात राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। अब सवाल उठता है कि ये शासन व्यवस्था किसके हाथों में थी? अगर लोकतंत्रात्मक थी तो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर देखेंगे तो एक विद्वान ने कहा कि जो मिडिल क्लास फैमिली की संख्या बहुत ज्यादा रही होगी, है ना, मध्यम वर्गीय परिवार की संख्या बहुत ज्यादा, जो भी एविडेंस मिले हैं उस आधार पे कहा जाता है कि मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या बहुत ज्यादा रही होगी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का शासन जो था वो मध्यम वर्गीय हाथों में केंद्रित लोकतंत्रात्मक था, based on democracy centered into the hands of middle class family। ठीक, ये आप बोल सकते हो। एक विद्वान ने, मैं 4 अलग अलग विद्वान लिखाऊंगा, आपका प्री में भी काम आ जाएगा, ठीक है, लेकिन तब भी हम कुछ अलग लिखेंगे, मेंस में एकदम हुबहू वैसा नहीं हो सकता। जैसे एक और आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई कहा जाता है कि धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा था, थियोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं। तो एक विद्वान ने तो ये तक अनुमान लगाया कि ये जो था धर्मतंत्र था, थियोक्रेसी था, इसलिए हो सकता है कि किसी पुजारी या ब्राह्मण जैसे वर्ग के हाथों में क्या था, केंद्रित था। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग हाइपोथेसिस क्या किया, क्रिएट किया है। लेकिन तब भी मैं आपको बोल रहा हूं कुछ भी सर्टेनिटी के साथ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका जो स्क्रिप्ट है हैज नॉट बीन डिसिफर्ड येट। इसकी लिपि को अभी तक क्या नहीं किया जा सका, पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए सब कुछ हाइपोथेसिस पे ही बेस्ड है, कुछ भी सर्टेनिटी के साथ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से क्या किया, तो मैं 4 व्यक्ति का नाम लिखाऊंगा आपको, 4 व्यक्ति में क्या क्या उसको हम देखेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम एक और चीज का भी हम क्या करेंगे, यहां कंक्लूजन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, अगर हम राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे, कि जो केंद्रीय सत्ता थी, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, ये सेंट्रल अथॉरिटी थी, ये केंद्रीय, देखा जा सकता है कि यहां बिना केंद्रीय सत्ता के पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब बोलो केंद्रीय सत्ता के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब क्या? अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे इसकी यूनिक फीचर है, आपके वनडे एग्जाम के लिए भी है, इसकी अर्बन प्लानिंग सिस्टम, टाउन प्लानिंग सिस्टम, नगर नियोजन व्यवस्था। ये नगर नियोजन व्यवस्था वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविल। ये यूनिक फीचर आप बिना किसी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के, सेंट्रल अथॉरिटी के इतने अच्छे से एडमिनिस्टर और रेगुलेट नहीं हो सकती। तो ये भी एक हाइपोथेसिस ही है कि हो सकता है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट करती रही होगी। अब नाउ क्वेश्चन अराइज दिस सेंट्रल अथॉरिटी वाज बोल सकते किसको असाइन किया गया था, असाइन टू होम। तो इस पे भी अलग अलग, क्या ये पुरोहित के पास था, क्या ये व्यापारी के पास था, क्या ये किसानों के पास था? तो इस पे भी अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस हैव बीन डिजाइन्ड बाय द डिफरेंट स्कॉलर्स। लेकिन फिर भी चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, देन यू विल जस्ट कम टू नो अबाउट दिस फैक्ट कि उस समय मध्यम वर्गीय परिवारों का बहुत ज्यादा संख्या ज्यादा रही होगी। तो हो सकता है कि यह मध्यम वर्गीय परिवार, और कुछ बोलते हैं कि चूंकि व्यापारियों की संख्या बहुत अधिक रही होगी, तो कुछ विद्वानों ने कहा हो सकता है कि व्यापारियों के हाथों में केंद्रित रहेगी। सब हाइपोथेसिस है, क्योंकि उसकी लिपि को जब पढ़ा ही नहीं जा सका, मैंने कहा ना उसकी लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्र में कल बोला भी था, भाव चित्रात्मक कोई अक्षरात्मक नहीं था, कोई अल्फाबेटिकल नहीं था, बल्कि वो भाव। तो अलग अलग चित्रों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग व्यक्ति तो अलग अलग तरीके से करेगा। तो कुछ भी सर्टेनिटी के साथ आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप कह नहीं सकते। और रही बात उसके बारे में जानकारी का, जो आपके वनडे एग्जाम के लिए भी काफी काम का लाइन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी का जो मेजर सोर्स है वो एक्सकेवेटेड आइटम्स है।
और एक्सकेवेटेड मतलब उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां, जो भी उत्खनन से सामग्री प्राप्त हुए वही आपके लिए क्या है, एक मेजर सोर्स है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने का। तो जो भी कुछ कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, आप एक प्रकार से कह सकते हो एक प्रकार से हाइपोथेसिस है, क्योंकि कुछ भी सर्टेनिटी के साथ इसलिए कहा नहीं जा सकता क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट को, इसकी लिपि को हैज नॉट बीन डेसिफर्ड येट, अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए आप दावे के साथ विद सर्टेनिटी आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। ये एक प्रकार का हाइपोथेसिस है, ये एक प्रकार का एजम्पशन है, प्रिजम्पशन है, कुछ भी बोलो कि ऐसा रहा होगा, इट माइट हैव बीन करके आप क्या कर सकते हो, आप इसको बोल सकते हो। तो आप अलग अलग तरीके से लिखोगे, ये होगा सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन या पॉलिटिकल लाइफ। तो समझ में आया बिल्कुल मैंने क्या कहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में द डिफरेंट स्कॉलर्स होल्ड द डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग विद्वान ने अलग अलग तरीके से, लेकिन घुमा फिरा के अगर फिर भी आप एक कंक्लूजन में जाएंगे तो आप बोल सकते हो कि कोई एक रिप्रेजेंटेटिव क्लास था, एक प्रतिनिधि वर्ग था जो पूरा क्या करता, जनता की तरफ से वो शासन करता था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी या नहीं, मोनार्कियल सिस्टम था या नहीं, ये एकदम सर्टेनिटी के साथ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे जो भी हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक्सकेवेटेड आइटम्स ही है, वो उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां हैं, इसलिए कुछ भी एकदम सर्टेनिटी के साथ आप कह नहीं सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा। आप ऐसे दावा, आप ऐसा क्लेम कर ही नहीं सकते। तो अलग अलग विद्वानों ने, मैंने कहा ना अलग अलग का वो विद्वान क्या कहा, उसके बाद हम एक अपना जनरल परसेप्शन रखेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता करके हम क्या करेंगे, इसको लिखने का प्रयास करेंगे।